जय हिंद बच्चों। कक्षा छठी की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका हिंदी व्याकरण वाटिका के दूसरे पाठ के दूसरे भाग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। पहले भाग में हम लोगों ने वर्ण, ठीक है, हिंदी वर्णमाला को पढ़ा, वर्ण की परिभाषा पढ़ी। साथ ही साथ हमने यह पढ़ा कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण के कितने भेद हैं, कौन कौन से हैं, किसके उच्चारण में हमें कितना समय लगता है। इसके बाद हम लोगों ने समस्त स्वर वर्णों की मात्राओं का ज्ञान प्राप्त किया, कुछ उदाहरण भी देखे कि किस प्रकार हम इन मात्राओं का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग ये सब पढ़ा। अब बच्चों आइए हम व्यंजन पढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, कि कितने व्यंजन है और व्यंजन किसे कहते हैं, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है और साथ ही साथ इनका उच्चारण हम किस प्रकार करते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्वरों की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, मतलब जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हम स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से करते हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें स्वर वर्णों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम अगर हमें परिभाषा देनी हो कि व्यंजन किसे कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि वे वर्ण, ठीक है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि व्यंजन स्वतंत्र ध्वनियां नहीं होती हैं। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि इनका उच्चारण तो हम स्वरों की सहायता से करते हैं, तो ये स्वतंत्र नहीं होती। इनका उच्चारण करते समय हवा मुंह के किसी न किसी भाग से टकराकर या रुककर बाहर निकलती है। अच्छा ठीक है, हमने जब स्वर की परिभाषा दी थी तो हमने क्या कहा था कि इससे क्या होता है, हवा जो है वो मुंह से आराम से बाहर निकल जाती है। ठीक है, वो कहीं भी रुकती नहीं, टकराती नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बाहर आती है। लेकिन जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हवा जो है हमारे मुंह में किसी न किसी भाग से टकराकर या रुककर बाहर निकलती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्वतंत्र भी नहीं होती, क्योंकि रुकावट के साथ इसका उच्चारण होता है और इसका उच्चारण जो है स्वरों की सहायता से होता है। ठीक है, अब जैसे हमने स्वर के भेद पढ़े थे ना बच्चों, वैसे हम व्यंजन के भी भेद पढ़ेंगे। और इस भेद को पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि कितने व्यंजन है। कुल 39 व्यंजन है, 39। इंग्लिश में इसको 39 कहते हैं, हिंदी में 39। ठीक है, 40 में एक कम, ठीक है, 39 है ना, उनका मतलब कम होता है। ठीक है, तो एक कम, 40 में एक कम मतलब 39। ठीक है, 39 व्यंजन है हमारे कुल। और व्यंजन के कितने भेद हैं? व्यंजन के भेद हैं 3। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श का मतलब क्या होता है बच्चों? स्पर्श का मतलब होता है टच, छूना। तो जिन व्यंजन का उच्चारण करते वक्त हमारे मुंह में कहीं ना कहीं स्पर्श करती हो हमारी जिह्वा, जिह्वा मतलब जीभ, तो वहां पर स्पर्श व्यंजन होता है। ठीक है, अच्छा, अंतःस्थ का मतलब होता है बच्चों, अंतःस्थ में क्या होता है, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ होती है, जो हमारी जिह्वा होती है, वह मुख में पूर्ण रूप से कहीं भी स्पर्श नहीं करती। ठीक है, जैसे अगर आप य बोलो, र बोलो, ठीक है, तो आप देखते हो जीभ स्पर्श तो करती है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं करती, झटके से जरा सा स्पर्श करती है और हट जाती है, तो वो अंतःस्थ होता है। और ऊष्म वर्ण होता है, जब हम ऊष्म वर्ण, वे वर्ण होते हैं इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है। ठीक है, और साथ ही साथ इनको बोलने के लिए हमें ज्यादा जोर भी लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये ऊष्म वर्ण होते हैं। ठीक है, अब आइए इसके सविस्तार पढ़ते हैं, अच्छे से इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। ठीक है, व्यंजन का पहला भेद कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। मैंने आपको पहले तो बताया ही, लेकिन आइए अब सविस्तार अच्छे से समझते हैं कि जब हम अपने मुंह से कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो वे मुंह के किसी न किसी भाग का स्पर्श करते हुए निकलती है, छूते हुए निकलती है। इस ध्वनि या वर्णों का स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? स्पर्श व्यंजन। देखिए ये थोड़ा आपको अब जाके क्लियर दिख रहा है। ये थोड़ा आप कहते हैं स्पार्कल कलर, ठीक है, तो थोड़ा चमकीले रंग से लिखा हुआ है, तो ये उतना आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, पर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा इसको विजिबल कर देती हूँ आपके लिए। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक है बच्चों,
क से लेके म तक के 25 व्यंजन स्पर्शी होते हैं। ठीक है, क से लेकर कहाँ तक बच्चों? म तक के सारे व्यंजन जो होते हैं कुल मिलाकर कितने होते हैं? 25। अच्छा, अभी देखिए, पता है क्या, इन्हें आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा क्लू कह लीजिए, क्लू दे देती हूँ। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? क छ ट त प, मतलब क ख ग अंग का पहला, च का पहला, ट का पहला, त का पहला और प का पहला। क च ट त प। ठीक है, क च ट त प जो है इसमें 5-5 होते हैं। क में भी 5, च में भी 5, ट में भी 5, त में भी 5 और प में भी 5। तो 5 into 5 is equal to 25। ठीक है, 5 अगर सब में जोड़ देते हैं तो कितने हो गए? पूरे 25 हो गए। तो ये 25 जो है ये सारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। ठीक है, क का उच्चारण बच्चों कहाँ से होता है? कंठ से। जैसे आप देखिए, क ख ग घ अंग, पांचों को आप बोलिए मेरे साथ और आप देखते हैं कि हमारी जो जीभ है वो कहीं से भी नहीं टकराती है। ठीक है, वो एक ही जगह रहती है और आवाज कहाँ से आती है? हमारे गले से आती है, मतलब हमारे कंठ से आती है। तो जहां पर हमारे कंठ से आवाज आए वो कौन सा वर्ण है? क वर्ग है। ठीक है, कौन सा वर्ग है बच्चों? क वर्ग है, क से अंग तक। ठीक है, अब च, अब इसे पढ़ते हैं। च छ ज झ य। मेरे साथ साथ आप लोगों ने पढ़ा। अच्छा, हमारा जो जीभ है वो कहाँ स्पर्श करता है? मुंह के ऊपर, तालू में। तालू में चिपकता है ना, बोल के देखो एक बार फिर से। च छ ज झ य, तालू में चिपकता है। तो ये इसे हम जैसे क को कहते हैं कंठ वर्ण। ठीक है, च को कहते हैं तालव्य वर्ण। तालव्य मतलब हमारे तालू से जो चिपकता है उसे तालव्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं ट पर। ट ठ ड ढ अड़ अड़, ये र सड़क वाला, और ढ जो ढक्कन और पढ़ाई में हम यूज करते हैं। तो ये कहाँ पर चिपक रहा है? तालू हमारा बीच में होता है जहां पर हमारी जीभ चिपक रही थी, लेकिन जब हम ट ठ ड ढ पढ़ रहे हैं तो जहां पर चिपक रही थी उससे थोड़ा और आगे चिपक रही है। आप बोल के देखो, ट ठ, मतलब हमारे दांत के ऊपर जो थोड़ा तालू से ऊपर उठा हुआ जो हिस्सा है उसे हम क्या करते हैं? मूर्धा। ठीक है, तो ये मूर्धा से चिपकती है। तो ट वर्ग कौन सा वर्ण हो गया? मूर्धन्य वर्ण। ठीक है, जिसका स्पर्श मूर्धा से हो वहां वो कौन सा वर्ण हो जाता है? मूर्धन्य वर्ण। ठीक है, इसके बाद आता है त वर्ण। त थ द ध न, तो सबकी जीभ कहाँ पर चिपक रही है? दांत से। तो ये दंतव्य वर्ण हो गए। ठीक है, ये दांत से चिपकते हैं। फिर आता है प। प फ ब भ म, सबको बोला आपने, और यहाँ पर आपका कहाँ स्पर्श हो रहा है? होठों पर। ठीक है, तो होठों पर स्पर्श होने से ओष्ठ्य वर्ण होते हैं ये। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं क च ट त प में इन 25 वर्णों का, इन 25 अक्षरों का आप उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारी या मुख का भाग कहीं ना कहीं तो स्पर्श करता ही है। तो ये 25 बच्चा क से लेकर म तक क्या हो जाते हैं? स्पर्श वर्ण हो जाते हैं। देखिए मैंने बहुत ही आसानी से समझा दिया आपको। वीडियो को पॉज करके बैक करके फिर जा सकते हो पीछे और इसे आसानी से समझ सकते हो। अगर अभी समझ लोगे तो किसी भी क्लास में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा हमको क्या पढ़ना है? अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मतलब हमारी जीभ पूरी तरीके से उच्चारण अवयवों को स्पर्श नहीं करती। यहाँ पर तो था कि हमारी जीभ स्पर्श कर रही थी तालु मूर्धा से, दांत से, यहाँ पर हमारे होठ भी स्पर्श हो रहे थे आपस में। लेकिन अंतस्था में क्या होता है? जो हमारी जीभ होती है वह पूरी तरीके से कहीं भी स्पर्श नहीं करती। और ये कितने हैं? ये मुख्य 4 ही हैं। य र ल व, मतलब फटाफट स्पर्श होता है, पूरा स्पर्श नहीं होता। आप खुद बोल के देखो, य र ल व। ठीक है, थोड़ा स्पर्श होता है, तो इसे हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब आता है ऊष्म। तो ये तीसरा हमारा भाग है। तो ऊष्म में क्या होता है? इन व्यंजनों को बोलने में हमको विशेष जोर लगाना पड़ता है और ध्वनि में से ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब गर्म सी हवा होती है, इसलिए इसको ऊष्म कहते हैं। और जब आप, जैसे ये भी 4 हैं, स श स ह। ठीक है, इन चारों को बोलो, थोड़ा गर्म हवा आपके मुंह से, मतलब गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी को हम ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आप इन्हें बोल के प्रैक्टिस करो, आपको खुद पता चलता है कि जोर भी ज्यादा लगाना पड़ता है और गर्म सी हवा भी आती है, तो इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो हमने यहाँ पर समझ लिया स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25,
अंतस्थ कितने होते हैं? 4। और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। ठीक है, तो 25 और 4 कितने हो गए? 29। 29 और 4 कितने हो गए बताइए? 33 हो गए। ठीक है, और अभी हमारे कितने व्यंजन है पूरे के पूरे? पूरे के पूरे हमारे कितने व्यंजन है? 39। तो उसमें से हमने कितने पढ़ लिए? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। अभी हमारे 6 और बचते हैं। ठीक है, तो 6 में से हमारे 4 तो संयुक्त व्यंजन निकल आते हैं। आइए अब इन्हें हम पढ़ते हैं, संयुक्त व्यंजन को। तो ये देखिए कौन कौन से हैं। क्षत्रिय वाला अक्षर होता है ना। पहले तो आइए इसकी इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं, इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन हम किसे कहते हैं। एक से अधिक व्यंजन के योग से बने व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मतलब 2 व्यंजन मिलकर अगर एक व्यंजन बनाए तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। हिंदी में इनकी संख्या मुख्यतः कितनी है? 4 है। ठीक है, अक्षर तो इसमें हम क्या क्या जोड़ते हैं? क और श को जोड़ा जाता है। ठीक है, षटकोण वाला श और क दोनों को जोड़ के अक्षर बनता है। त र को जोड़ के त्र बनता है, त्रिशूल। ज और इय, च छ ज झ इय वाला इय और ज, च छ ज वाला ज, इन दोनों को जोड़ के हम ज्ञ बनाते हैं, ज्ञानी वाला ज्ञ। श और र को जोड़ के श्री बनता है। ठीक है, जिससे हम श्र बनता है, जिससे हम श्री, श्रम और श्रवण लिखते हैं। ठीक है, अब हमारा व्यंजन आता है क्या? द्वितीय। अच्छा, यहाँ पर आके हमारी पूरी काउंटिंग पूरी हो जाती है। हमको सारे व्यंजन का ज्ञान यहाँ तक मिल गया। एक और व्यंजन होता है द्वितीय व्यंजन। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों? 2 समान व्यंजनों का प्रयोग एक साथ होता है। ठीक है, एक ही व्यंजन का प्रयोग एक साथ होता है। एक आधा होगा और एक पूरा होगा। जैसे उत्तर लिखते हो ना, जैसे ये देखो हमने यहाँ पर लिखा उत्तर। अब तो हम तो उत्तर ऐसे ही लिख देते हैं ना, ऐसे। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर एक आधा त भी होता है। ठीक है, उसका यहाँ पर चिन्ह होता है। तो समान वर्ण आ गए ना। तो जहां पर एक ही समान जो 2 व्यंजन हो, एक ही व्यंजन को 2 बार जोड़ा जाए, एक साथ प्रयोग हो, उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे मक्का में देखो आधा क और पूरा क है ना। जैसे यहाँ पर आधा क और पूरा क। बच्चा में आधा च, बड़ा च। ठीक है, तो ये हमारा द्वितीय व्यंजन होता है। गुड्डा में आधा ड और फिर पूरा ड। ठीक है, ध्यान रहे, यहाँ पर ध्यान रखने के लिए कुछ बातें हैं यहाँ पर कि र और ढ ध्वनियों का रूप ट वर्ग के ड और ढ से मिलता जुलता है। हाँ, जैसे ढ, जैसे अब ट ठ ड लिखते वैसे ही ये अड़ है। और ढ, ट ठ ड ढ, ढक्कन वाला ढ लिखते वैसा ही ये है, मिलता जुलता है ना। लेकिन पर इनके बीच पर्याप्त भिन्नता है, लेकिन इनमें अंतर भी है, क्योंकि इनका उच्चारण समान नहीं होता है। र और ढ वर्णों से शब्दों का आरंभ नहीं किया जाता है। ठीक है, इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होते। लेकिन ड से तो होता है, ड से डमरू होता है, ढ से ढक्कन होता है, लेकिन र से कोई शब्द शुरू नहीं होता, इसे बाद में लगाया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर बताया गया है ना, डंक, ये ड से शुरू हो गया। लेकिन देखो र पहले तो नहीं आया ना, यहाँ जड़, डगर, घोड़ी, डाली, गाड़ी, डिब्बा, किवाड़, डोरी, क्रीड़ा। और ढ, तो ढ से देखो हमने क्या बनाया? ढलान, ढीला, ढोलक, ढोंगी, ढोना। लेकिन अगर इस ढ की बात आए तो यह बाद में इस्तेमाल हुआ है। देखो डेढ़, दाढ़ी, पढ़ना, बढ़ई, पढ़ाई। ठीक है, पहले इससे शुरुआत नहीं होता है शब्दों का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वर्ण संयोग, मतलब ज्वाइनिंग ऑफ लेटर्स। ठीक है, वर्णों को जहां परस्पर जोड़ा जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण संयोग कहते हैं। जहां पर वर्णों को जोड़ा जाए एक दूसरे के साथ, उसे हम वर्ण संयोग कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ आप देख पा रहे हैं ना, मैं आपको क्लियर दिखाती हूँ। हाँ देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, वर्णों के परस्पर योग का मतलब जब वर्ण आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ दिए जाए तो उसे हम वर्ण संयोग कहते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब वर्ण संयोग किस प्रकार? अब जैसे वर्ण संयोग तो हमने समझ लिया कि 2 वर्णों को हम आपस में जोड़ते हैं तो वहां पर वर्ण संयोग होता है। लेकिन ये भी जानने वाली बात है कि वर्ण संयोग आखिर होता कैसे है। तो वर्ण संयोग 2 प्रकार से होता है। ठीक है, व्यंजन और स्वर दोनों को जोड़ने से भी होता है।
ठीक है। तो व्यंजन और स्वर को कैसे जोड़ते, देखिए अब तक तो आप यह जान ही चुके हैं कि व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। मैंने आपको बता ही दिया, आपको समझ में भी आ गया है कि कोई भी व्यंजन स्वर के बिना क्या है, अधूरा है। ठीक है। तो जब किसी व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता तो उसे लिखते समय हम नीचे हलंत लगाते हैं। उदाहरण जैसे क, च, छ, ह आदि। ठीक है। तो आप समझ ही गए कि जब हम किसी व्यंजन को लिखते हैं तो उसके लिए हमें स्वर का संयोग जरूरी होता है। अगर हमने नहीं किया तो वो ऐसे हलंत लगा के बनता है। तो आप समझ गए कि एक जगह क्या होता है, संयोग किस प्रकार होता है, व्यंजन और स्वर को जोड़ दिया जाता है। और दूसरे में क्या होता है, व्यंजन और व्यंजन जोड़े जाते हैं, मतलब व्यंजन में व्यंजन जोड़े जाते हैं। जैसे व्यंजन और व्यंजन के जुड़ने से संयुक्त ध्वनियां बनती है। जैसे आपने यहाँ पर तो पढ़ा ही, देखो यहाँ पर क भी व्यंजन है और श भी व्यंजन है, दोनों को जोड़ के क्या बना दी, अक्ष। त और र दोनों व्यंजन, इसको जोड़ के क्या बनाया, त्र। ज और य को जोड़ के ज्ञ और श और को जोड़ के श्र। तो पहला हमने क्या किया, व्यंजन और स्वर को जोड़ा तो पूर्ण व्यंजन बना, और दूसरा व्यंजन और व्यंजन को ही जोड़ दिया। तो ये दो प्रकार है किसके, वर्ण संयोग के, वर्णों के जुड़ने के ये दो प्रकार है। पहला एक इस तरह से भी होता है जब व्यंजन में स्वर जोड़ दिए जाते हैं, दूसरा इस प्रकार होता है कि व्यंजन में व्यंजन भी जोड़ के वर्ण बनाए जाते हैं। ठीक है। अब हम कुछ सामान्य नियम जानते हैं, जनरल रूल्स, जो ये वर्णों में अपनाए जाते हैं। ठीक है। तो पहला नियम, कुछ व्यंजनों के अंत में एक खड़ी रेखा होती है जिसे पाई कहा जाता है। ठीक है। एक खड़ी रेखा होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। पाई का प्रयोग हिंदी व्यंजन की विशेषता है। हाँ, आप तो देख ही सकते हैं, क वर्ग से लेके म वर्ग तक देखिए आप, पूरा क, च, ट, त, प, य, र, ल, व, तलाविश, मूर्धन्य, दंत, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। अगर सब देखते हैं तो हमने सब में क्या, ये पाई तो जरूर देखिए। जैसे देखिए ख में है, ग में घ, च, ज। तो यह क्या है, यह हमारे देवनागरी लिपि की, हमारे व्यंजनों की ये विशेषता है। ठीक है। अब जब ये अपने आगे वाले व्यंजन से मिलते हैं तो इनकी पाई हटा ली जाती है। ठीक है। ये भी एक, अब देखो ये तो इनकी विशेषता है देवनागरी लिपि की कि हर व्यंजन और स्वर के आगे खड़ी पाई होती है। लेकिन जब दो व्यंजन आपस में मिलाए जाते हैं तो क्या होता है, उनकी जो पाई होती है वो हटा ली जाती है। जैसे देखो, अगर आपको आधा ग लिखना है, ग्वाला लिखना है, तो देखो ग जोड़ व, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ग में व को जोड़ा तो ग का जो पाई था वो हट गया। ठीक है। 11 लिखते हैं ना हम, तो ग या रह 11, तो यहाँ पर भी एक पाई हट गई। ठीक है। त्याग अगर लिखना है, त में यह त्याग जोड़ना है, तो देखो त से भी उसकी पाई हट जाती है। स्थ लिखना है तो स से उसकी पाई हट जाती है। ये तो पहला रूल हो गया। अब दूसरा रूल, ठीक है, दूसरा रूल यह है कि दूसरा नियम कि कुछ व्यंजन गोलाकार में होने के साथ बिना पाई के होते हैं। जैसे देखो ये अड़, छ, ट, ठ, है ना, ये ड, ढ, द, ह, ये लोग गोलाकार में होते हैं। इनको हम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं गोलाइयां होती हैं, और ये बिना पाई वाले व्यंजन होते हैं। जब ये किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलते हैं तो हलंत डालकर इन्हें पूरा लिखा जाता है। जैसे दब, तो अगर दब लिखा जाता है तो हलंत लगा। जैसे अद्भुत, है ना, चिन्ह, आप देखते हैं ना, ये जब आधे लिखे जाते हैं तो इनके नीचे क्या लगा दिया जाता है, इनके जो गोल गोल से बनाए जाते हैं उनके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। इनको आधा लिखने में इनकी पाई या इनके, जैसे देखो अगर इनको आधा लिखना था, इन पाई वालों को आधा लिखना था तो इनकी पाई हटा ली गई। लेकिन इन गोलाकार वालों को जब आधा लिखना है तो क्या करना है, इनमें से कुछ भी नहीं हटाया जाता, इनमें सिर्फ हलंत लगा दिया जाता है। तीसरा नियम है कि क और फ व्यंजनों के बीच में पाई होती है। क और फ में बीच में पाई होती है, इसलिए स्वर युक्त व्यंजनों के साथ इनका संयोग होता है, तब इनका क और फ के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। इनका इधर का गोलाई हटा दिया जाता है लेकिन इनकी पाई नहीं हटाई जाती। जैसे कल, शक्ल, ठीक है, फत, गिरफ्तार, तो देखो फ पाई भी है, फ का इधर का भी है, लेकिन थोड़ा इसका जो लटका था गोला सा वो हटा लिया जाता है। ठीक है। देखो बच्चों, मैंने कहा है ना आप लोगों को कि यह जो आप पढ़ रहे हैं ना वर्ण विचार, अब जो तीनों ही व्याकरण क्या भेद पढ़ेंगे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, इसी से आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी। ठीक है। आपकी जो ये मात्राओं से संबंधित गलतियां होती हैं, राइटिंग से संबंधित गलतियां होती हैं और शब्द आपके गलत हो जाते हैं, तो वो सारी चीजें यहीं से खत्म होंगी। ठीक है। आप बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को बार बार देखिए, समझने की कोशिश करिए, और अगर आपको फिर भी कहीं पर डाउट है, नहीं समझ में आता है, तो ग्रुप पर आप मैसेज डाल सकते हैं।
ऑलवेज देयर फॉर यू, मैं आपको वहां पर हेल्प करूंगी, ठीक है, बताऊंगी। जब आप बच्चों ये समझ जाओगे तो आपको आगे कभी भी परेशानी नहीं होगी किसी शब्द को लिखने में। जैसे श्रुतलेख लेते हैं ना, हम डिक्टेशन लेते हैं तो हम शब्द बोलते हैं, आपसे गलतियां होती हैं, वो इसी वजह से होती है क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यह जो रूल है, रेगुलेशन है, यही कहीं ना कहीं आपने भूल गए हैं आप, ठीक है। तो फटाफट इसको 2-2 बार 3-3 बार वीडियो को देखिए जिससे कि यह आप आसानी से समझ पाए, ठीक है। अब देखिए र के संयोग की विशेष स्थिति, र होता है ना, र से रथ, तो उसको जब जोड़ते हैं तो क्या क्या होता है, ठीक है। तो र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके पैरों में लगाया जाता है, ठीक है। अगर र से पहले कोई स्वर होता है तो वो उसके पैरों में, जैसे क्रम, विक्रेता, ठीक है। दर तो द्र हो गया, द्रव्य, समुद्र, ग्रह, है ना। और जब र में कोई स्वर ना हो तो उसे रेफ लगा देते। जब वो आधा होता है तो उससे रेफ लग, जैसे सर्प, फर्क, कर्क, दर्द, मर्म, ठीक है। और ट या ड के साथ अगर आप र लगाते हैं तो वो नीचे आ जाता है, ठीक है, नीचे आके जुड़ता है, जैसे ड्रामा, ट्रक और राष्ट्रीय, ठीक है। तो ये र के साथ इतनी स्थितियां होती हैं। एक और होता है स के साथ अगर आपने र जोड़ा है तो वो श्र हो जाता है, जैसे श्रम, श्रीमान। और अगर इस स के साथ दंत सत, सपेरे वाले स के साथ आप र जोड़ते हैं तो यह श्र के रूप में लिखा जाता है, मतलब श्र के नीचे ये र आ जाता है। देखिए, स्रोत, सहस्त्र, ठीक है, ये सहस्त्र का मतलब 100 और स्रोत का मतलब रिसोर्स, ठीक है। तो इस भाग में हमने क्या क्या पढ़ा? इस भाग में हम लोगों ने व्यंजन पढ़ा और साथ ही साथ व्यंजन के जितने भी भेद थे वो पढ़े। तो कितने भेद हमने व्यंजन के पढ़े? कि व्यंजन के स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। और इसके बाद हम लोगों ने इनका उच्चारण स्थान ये सब समझ लिया। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों? वर्ण संयोग की, किस तरीके से वर्ण जुड़ते हैं। तो 2 तरीके से जुड़ते हैं, पहले में तो व्यंजन स्वर के साथ जुड़ते हैं और एक दूसरी स्थिति में क्या होता है, व्यंजन व्यंजन के साथ ही जुड़ते हैं, ठीक है। फिर हमने कुछ सामान्य नियम पढ़े कि खड़ी पाई हटाने पर क्या होता है और गोले वाले शब्द हटाने पर किस प्रकार से वो जुड़ते हैं, ठीक है। क और फ को अगर जोड़ना है तो किस प्रकार हम जोड़ते हैं। फिर हमने र को जब जोड़ते हैं अलग अलग स्थितियों में तो र किस प्रकार से र का प्रयोग होता है, ये सब हमने पढ़ा, ठीक है बच्चों। तो इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम वर्ण विच्छेद के साथ मिलेंगे कि वर्णों को हम किस प्रकार से अलग करते हैं, ठीक है बच्चों। जय हिंद।